स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच सिविल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। जानेंगे न्यूनतम प्रतिरोध रेखा क्या होता है। तो आइए आप लोगों को समझाता हूँ। मान लेता हूँ ये क्या है, अपना चट्टान है। इस चट्टान के अंदर हम लोग विस्फोटन विधि करने वाले हैं। तो जब विस्फोटन विधि करते तो हम लोग क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं। इस होल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विस्फोटक सामग्री को फिल करके अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करके एक फ्यूज लगा देते हैं। ठीक, अब इस फ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, आग को दिखाते हैं। जब आग को दिखाते हैं तो इस चट्टान के अंदर क्या होगा, विस्फोट होगा। और जब विस्फोट होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब वह एनर्जी इस चट्टान से निकलने की कोशिश करेगा। एनर्जी चट्टान से निकलने के लिए जिस मार्ग को सिलेक्ट कर रही, जिस मार्ग पर उसे सबसे कम प्रतिरोध लग रहा है एनर्जी को बाहर निकलने में, उसी मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम प्रतिरोध रेखा। जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा और वह एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जिस मार्ग से वह बाहर निकल रहा है और उस मार्ग से अगर उसको सबसे कम प्रतिरोध सहना पड़ रहा है तो उसी मार्ग को ही हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध रेखा। तो मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा गया है। चट्टान में वह रेखा जिसके सापेक्ष उसकी सामर्थ्य यानी कि प्रतिरोध न्यूनतम होता है, न्यूनतम प्रतिरोध रेखा कहलाता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है। डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है, अपना चट्टान है। चट्टान के अंदर हम लोग एक होल बनाए हैं। होल के अंदर क्या किए हैं, विस्फोटक सामग्री को फिल करके फ्यूज लगा दिए हैं। फ्यूज लगाने के बाद हम लोग यहाँ से इसको आग दिखा रहे हैं। आग दिखाने के बाद इसके अंदर क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। विस्फोट होने के बाद एनर्जी जिस मार्ग से निकलने में उसे सबसे न्यूनतम प्रतिरोध रखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम रुकावट रेखा। अब इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं। प्रभावी विस्फोटन के लिए छिद्र की गहराई कितना होना चाहिए, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अगर हमें विस्फोटन कराना है, प्रभावी विस्फोटन कराना है, तो उसके लिए हम लोग होल बनाएंगे। तो उस होल की गहराई कितना होना चाहिए, न्यूनतम प्रतिरोध रेखा का 1.5 गुना होना चाहिए होल की गहराई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, विस्फोटन विधि कराने वाले हैं, तो अब उस विस्फोटन विधि कराने के लिए कितने ग्राम हमें चाहिए विस्फोटक सामग्री, तो वो कैसे पता करते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध रेखा हमें पता होता है। न्यूनतम प्रतिरोध रेखा का स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड बाई 61 कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, विस्फोटक पदार्थ ग्राम में मिल जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, विस्फोटक पदार्थ या बारूद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोसिव। तो विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। वे पदार्थ जो अग्नि के संपर्क में आने पर अत्यधिक गैसें निकालते हैं, यानी कि अत्यधिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोटक पदार्थ या बारूद बोलते हैं। अब विस्फोटक पदार्थ सबको पता है वो कैसा होता है, ज्वलनशील होता है। कुछ महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से वो विस्फोटक पदार्थ हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विस्फोटक पदार्थ है, जिसे हम लोग बोलते हैं विस्फोटक चूर्ण या गन पाउडर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गन पाउडर। होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो गन पाउडर जो होता है, इसमें 75% क्या होता है, KNO3 होता है। 75% KNO3, 10% इसके अंदर क्या होता है, गंधक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। और 15% इसके अंदर होता है कोयले का चूर्ण। इसी से मिलकर क्या बनता है, अपना विस्फोटक चूर्ण। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विस्फोटक चूर्ण के अंदर यानी कि गन पाउडर के अंदर 75% होता है पोटेशियम नाइट्रेट, 10% होता है सल्फर और 15% होता है लकड़ी के कोयले का चूर्ण। इन सबको मिलाकर क्या 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 तैयार किया जाता है, विस्फोटक पाउडर। अगला जो है डायनामाइट। डायनामाइट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट के अंदर 75% नाइट्रोग्लिसरीन एवं 25% महीन बालू, इन दोनों को मिलाकर डायनामाइट बनाया जाता है। क्या होता है डायनामाइट के अंदर, अगर हम लोग देखें 75% होता है नाइट्रोग्लिसरीन
इसके अलावा क्या होता है 25% महीन बालू होता है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर डायनामाइट बनाया जाता है। अब इस डायनामाइट को हम लोग क्या करते हैं, प्रस्फोटक के अंदर फिल करते हैं। अब प्रस्फोटक क्या होता है, प्रस्फोटक के बारे में बता देते हैं। प्रस्फोटक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटोनेटर। प्रस्फोटक जो होता है 6 मिलीमीटर का और 25 मिलीमीटर लंबाई का एक नलिका होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायनामाइट को फिल करके विद्युत चिंगारी की हेल्प से विस्फोटक कराते हैं। तो दोनों का मतलब समझ गए। डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट को हम लोग प्रस्फोटक के अंदर फिल करते हैं। जब प्रस्फोटक के अंदर हम लोग फिल कर देते हैं, और प्रस्फोटक क्या होता है 25 मिलीमीटर लंबी और 6 मिलीमीटर व्यास की एक नलिका होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायनामाइट को फिल करके विद्युत चिंगारी की हेल्प से विस्फोट कराते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं विस्फोटक कपास क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विस्फोटक कपास, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। विस्फोटक कपास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोरे का एसिड, इन दोनों का ठंडे मिश्रण में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को भिगो देते हैं। इसी से हमें क्या मिलता है, गन कॉटन। मैं फिर से बता रहा हूँ, विस्फोटक कपास क्या होता है, कपास को हम लोग क्या करते हैं, सोरे के अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण में क्या करते हैं, भिगो देते हैं, जिसके बाद गन कॉटन तैयार हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ये मान लेता हूँ कोई पात्र है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और क्या करते हैं, सोरे का अम्ल, इन दोनों का मिश्रण तैयार करते हैं, ठंडा मिश्रण तैयार करते हैं। ठीक, इन दोनों का ठंडा मिश्रण तैयार कर लिए, सोरे का अम्ल और H2SO4 का। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कपास को भिगो देते हैं, जिसके बाद गन कॉटन अपना तैयार हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग गन कॉटन क्या होता है। अगला क्या है, विस्फोटक जिलेटिन। तो विस्फोटक जिलेटिन के बारे में भी बता दे रहा हूँ। इसमें 93% नाइट्रोग्लिसरीन एवं बारूदी कपास होता है। विस्फोटक जिलेटिन में क्या होता है, 93% होता है नाइट्रोग्लिसरीन, और इसके अलावा क्या होता है, बारूदी कपास। और बारूदी कपास सभी लोग जान गए क्या होता है, बारूदी कपास होता है सोरे का अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण, ठंडे मिश्रण में हम लोग कपास को भिगो देते हैं, जिससे हमें बारूदी कपास मिल जाता है। विस्फोटक जिलेटिन भी जान गए, इसमें क्या होता है 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है प्लस बारूदी कपास होता है, जिसके बाद विस्फोटक जिलेटिन बन के तैयार हो जाता है। अगला है कॉर्डाइट। कॉर्डाइट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसे गन कॉटन एवं नाइट्रोग्लिसरीन से मिलाकर बनाया जाता है। कॉर्डाइट को भी हम लोग जैसे विस्फोटक जिलेटिन तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉर्डाइट को भी तैयार करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन और गन कॉटन को मिलाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद है रॉक ए रॉक। रॉक ए रॉक क्या होता है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें 79% पोटेशियम क्लोरेट होता है और 21% नाइट्रोबेंजीन होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रॉक ए रॉक। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विस्फोटक सामग्री यानी कि विस्फोटक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रॉक ए रॉक क्या होता है, 79% इसके अंदर होता है पोटेशियम क्लोरेट और 21% होता है नाइट्रोबेंजीन। इन दोनों को मिलाकर रॉक ए रॉक विस्फोटक बनाया जाता है। अगला है लिक्विड ऑक्सीजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं तरल ऑक्सीजन। इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। तरल ऑक्सीजन क्या होता है, इसे लकड़ी का बुरादा, एल्युमिनियम पाउडर एवं नेफ्था मिलाकर बनाया जाता है। इन्हें तरल ऑक्सीजन में डुबोकर विस्फोट कराते हैं। ठीक, यह काफ़ी सस्ता होता है। तो तरल ऑक्सीजन के बारे में भी जान गए। इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, लकड़ी का बुरादा, एल्युमिनियम पाउडर एवं नेफ्था को मिलाकर, और उसके बाद इसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन में डुबो देते हैं, जिससे बन जाता है अपना लिक्विड ऑक्सीजन। अगला है विस्फोटक का भंडारण कैसे करते हैं हम लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए। विस्फोटक तो हम लोग प्राप्त तो कर ही लेते हैं, अब उसे प्राप्त करने के बाद उसका भंडारण करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग उसका भंडारण नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, कहीं विस्फोट हो गया तो विस्फोट, कोई भी चीज़ अगर विस्फोट हुआ तो जान और माल दोनों की हानि होगा। तो इसलिए उसका भंडारण महत्वपूर्ण है। कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है।
विस्फोटक के भंडारण में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। पहला बात जो है, कोठरी के चारों तरफ कांटेदार तार लगाने चाहिए। जहाँ भी हम लोग विस्फोटक सामग्री को स्टोर कर रहे हैं, उस कोठरी के बाहर कुछ दूरी पर हमें कटीले तार लगा देना चाहिए, जिसके अगर कटीले तार लगा देंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कोई जा नहीं पाएंगे। यही है इस पॉइंट का मतलब। दूसरा है, भंडारण के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग का पूर्ण पाबंदी होना चाहिए। जहाँ हम लोग विस्फोटक सामग्री को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो क्या हो, अत्यधिक ज्वलनशील हो। यानी कि वहाँ बिल्कुल ऐसा परमिशन हमें नहीं देना, कोई व्यक्ति ऐसा चला जाए जो वहाँ पर सिगरेट पीता रहे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी वहाँ पर पहुँची तो क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है। ठीक। अगला जो पॉइंट है, विस्फोटक को तीव्र गर्मी, तीव्र ठंड एवं नमी से बचाना चाहिए। तो यही है विस्फोटक का भंडारण। तो इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग विस्फोटक का भंडारण कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लेना। अगला है, प्राकृतिक तल क्या होता है। तो प्राकृतिक तल के बारे में भी बता दे रहा हूँ। चट्टान जिस तल से निकाली जाती है वही उसका प्राकृतिक तल कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, खदान क्या होता है, वहाँ पत्थर होते, बहुत बड़े बड़े चट्टान होते, उस चट्टान से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को निकालते हैं, अलग अलग मेथड के थ्रू क्वेरिंग करते हैं, बाई ब्लास्टिंग करते हैं, बाई वेजिंग करते हैं, हस्त खुदाई विधि, ये सारी विधियाँ हम लोग पढ़ लिए। उस विधि से जब हम लोग पत्थर को निकालते हैं तो जो उसका तल मिलता है, ठीक, खुदाई करने के बाद जो उसका तल मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेट। इसमें लिखा भी गया है, चट्टान जिस तल से निकाली जाती है वही उसका प्राकृतिक तल कहलाता है। अगला है, पत्थरों का संशोषण। पत्थरों का संशोषण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। सिंपल सा मतलब है, जब हम लोग पत्थर को वहाँ से निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ नमी होता है, यानी कि मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर को सुखाना ही क्या कहलाता है, सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। लिखा क्या गया है, पत्थरों के अंदर उपस्थित रस यानी कि नमी को हटाना या सुखाना ही क्या कहलाता है, सीजनिंग ऑफ स्टोन्स कहलाता है। पत्थरों का परिरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, हिंदी में परिरक्षण का मतलब होता है उसका देख रेख हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम लोग पत्थर तो प्राप्त कर लिए, अब उस पत्थर का रख रखाव कैसे कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उस पत्थर का रख रखाव कैसे करना, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्थर पर पेंट लगा सकते हैं। पेंट लगा देंगे तो उसके अंदर जो पोर्स वगैरह हो क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, और पोर्स वगैरह ढक जाएंगे तो उसके अंदर वाटर वगैरह नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग पत्थर का परिरक्षक कर सकते हैं, यानी कि उसका रख रखाव कर सकते हैं। अगला क्या है, कोलतार लगा सकते हैं, ये भी पेंट जैसा ही एक मटेरियल होता है। पैराफिन लगा सकते हैं पत्थर के ऊपर, एन व पोटेशियम के सिलिकेट हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद एलम एंड सोप सॉल्यूशन, एलम फिटकरी कहते हैं, एलम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट परिरक्षक हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्थर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इनमें कोलतार, जो पत्थर का हम लोग परिरक्षक करते हैं यानी कि रख रखाव करते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, कोलतार और पैराफिन होते हैं। ये सबसे अच्छे परिरक्षक होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये काले रंग के होते हैं जो पत्थर के नेचुरल रंग को क्या कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं। तो इसलिए इसे लगाने से हम लोग बचते हैं। अगर इसका हम लोग कर लेंगे तो पत्थर में काफ़ी ज़्यादा रख रखाव रहेगा, काफ़ी समय के लिए रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, तो पत्थर का नेचुरल रंग गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसे लगाने से बचते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स।